हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू अनदर टेस्ट। तो तैयारी अच्छे से चल रही है, आप मेहनत कर रहे हो, पॉजिटिव हो, मोटिवेटेड हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज तैयारी के दौरान कभी कभी नेगेटिविटी आती है, कभी कभी सवाल सॉल्व नहीं होते हैं, इंग्लिश पैसेजेस सॉल्व नहीं होते हैं, तो मन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं कि होगा नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लगे रहो और अपने आप को मोटिवेट रखो। कहीं बाहर आउटसाइड मोटिवेशन की तरफ मत देखो, अंदर ही अपने अंदर एक लगे रहने की भावना, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कॉन्सेप्ट बिल्डर मॉक 3 जनरल टेस्ट, राइट, जो तीसरा सेक्शन है CUET का जनरल टेस्ट, उसका न्यूमेरिकल एबिलिटी पार्ट, 25 क्वेश्चंस अगेन। लेट्स बिगिन द डिस्कशन। आई होप आपने सॉल्व किए होंगे क्वेश्चंस, और सॉल्व करने के बाद ही आप ये वीडियो देख रहे हो और डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो। चलिए, टॉपिक है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, TSD, एंड टाइम एंड वर्क। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले क्विकली थोड़ा सा बेसिक का कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर लेते हैं। ओके, सो एक ही फॉर्मूला है टाइम स्पीड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या ऐसे भी लिख सकते हो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है, इसको हम यूज करेंगे। कन्वर्जन्स हैं कुछ, ये भी आप अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छा होगा। 1 किलोमीटर पर आवर इज 50/3 मीटर्स पर मिनट, या 5/18 मीटर्स पर सेकेंड। ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, याद रखोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, कन्वर्जन्स में क्या होता है कि यूनिट्स कई बार किलोमीटर पर आवर है और ऑप्शंस में मीटर पर सेकेंड है, समथिंग लाइक दैट, तो कन्वर्जन्स बहुत हैंडी रहते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर 50/3 मीटर्स पर मिनट, या 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसका रिवर्स देखोगे तो 1 मीटर पर मिनट विल बी 3/50 किलोमीटर पर आवर, और 1 मीटर पर सेकेंड will be 18/5 किलोमीटर पर आवर। सो रिमेंबर दिस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 cars start towards each other from 2 places A and B. There are 2 places A and B. So 2 cars start towards each other. तो एक कार A से B की तरफ, सेकेंड कार B से A की तरफ, which are at a distance of 160 किलोमीटर। They start at the same time, this is very very important, 8:10 पे वो शुरू करते हैं, 10 AM पर। If the speeds of the cars are 50 किलोमीटर पर आवर and 30 किलोमीटर पर आवर respectively, they will meet each other at। very simple question। ये चीज का ध्यान रखना है कि वो सेम टाइम पे शुरू कर रहे हैं, राइट, सेम टाइम पे। रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी है। इफ दे आर स्टार्टिंग एट द सेम टाइम एंड टुवर्ड्स ईच अदर ऑपोजिट डायरेक्शन, you have to add the speeds and the direction is same. If the direction is same, then you have to subtract the speeds. इतना ही काम है और कुछ भी नहीं है। So time will be equal to distance by speed. So distance कितना है, 160, और relative speed कितनी हो जाएगी, 50 plus 30 which is 80। जब आप solve करोगे it will be 2 hours. So after 2 hours they will meet each other। बहुत simple है, रिलेटिव स्पीड है, बट ध्यान इतना ही रखना है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है और सेम डायरेक्शन में सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड करना है और सेम डायरेक्शन में स्पीड्स को सब्ट्रैक्ट करना है। सो 2 आवर्स लगेंगे आफ्टर 8:10। सो 8:10 प्लस 2 आवर्स, द आंसर विल बी 10:10 AM। वेरी इजी, सिंपल, डायरेक्ट क्वेश्चन। 10:10 AM इज द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, A and B walk from X to Y at a distance of 27 kilometer at 5 kilometer per hour and 7 kilometer per hour respectively। देख लेते हैं इसको, X से लेकर Y तक A and B स्टार्ट करते हैं। A and B walk from X to Y at a distance of 27 kilometer at 5 kilometer per hour and 7 kilometer per hour respectively। A का स्पीड है 5 kilometer per hour, B का स्पीड है 7 kilometer per hour। B reaches Y and immediately turns back meeting A at Z। तो कोई एक पॉइंट है Z, ठीक है, तो क्या कैसे होता है, B
क्योंकि फास्टर है, पहले y पे पहुंचेगा a से, बिकॉज b का स्पीड 7 है, a का स्पीड 5 है, तो b पहले y पे पहुंचेगा, टर्न्स बैक एंड देन मीट a एट z। ये कहानी है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x टू z, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x टू z, हमें ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सो लेट्स से दिस इज d, total distance between x and y is 27, so this part, the remaining part will be 27 minus d, complete is 27, let's say this is d, this is 27 minus d। अब अगेन ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सोचोगे मैं आपको बताता हूं। देखिए, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखो, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। इन चीजों का मतलब पहले समझ लीजिए, बिकॉज बहुत डायरेक्ट एप्लीकेशन है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल। आई होप आपको चीजें पता होगी, बट फिर भी रिवीजन बेनिफिशियल ही होता है। तो सपोज मैं डिस्टेंस को 100 किलोमीटर फिक्स कर देता हूं, ठीक है। तो अगर स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो 100 किलोमीटर के डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा? 50 किलोमीटर इन 1 आवर, सो फॉर 100 किलोमीटर यू विल टेक 2 आवर्स टाइम। स्पीड को मैं डबल कर देता हूं, 100 किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कांस्टेंट ही है 100 किलोमीटर, तो विद द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 100 किलोमीटर नाउ विल रिक्वायर 1 आवर। दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब स्पीड का रेशियो देखिए ध्यान से, यहां पर स्पीड का रेशियो है 50 1 जा 50, 52 जा 100, 1:2 स्पीड का रेशियो है, तो 2:1 टाइम का रेशियो होगा। तो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। इसको ध्यान रखिएगा, बिकॉज आगे क्वेश्चन आएंगे तो इसको हम कभी ना कहीं यूज करेंगे। एक तो ये चीज हो गई, परफेक्ट। अगर मैं टाइम कांस्टेंट कर दूं, टाइम को कांस्टेंट कर दूं, तो क्या होगा वो भी समझो। जैसे सपोज टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं 1 आवर, तो अगर 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड है इन 1 आवर, आई विल बी एबल टू कवर हाउ मच डिस्टेंस? 50 किलोमीटर, राइट। अगर मैं स्पीड को डबल कर देता हूं 100 किलोमीटर पर आवर, टाइम कांस्टेंट रखता हूं 1 आवर, with the speed of 100 kilometer per hour in 1 hour I'll be able to cover 100 kilometer distance। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 आवर में 50 किलोमीटर डिस्टेंस, 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में 1 आवर में 100 किलोमीटर डिस्टेंस। अब आप देखिए स्पीड का रेशियो 51 जा 52 जा, और डिस्टेंस का रेशियो 51 जा 52 जा, तो जो स्पीड का रेशियो है वही डिस्टेंस का रेशियो होगा अगर टाइम कांस्टेंट है। बस ये दो चीजें ध्यान रखो। फिर क्वेश्चन में आपको यह समझना होगा कि वहां पर उस क्वेश्चन में कांस्टेंट फैक्टर क्या है, डिस्टेंस कांस्टेंट है या टाइम कांस्टेंट है, बस ये ध्यान देना है। अब इस क्वेश्चन को अब इस नजरिए से देखो, इस क्वेश्चन में टाइम कांस्टेंट है, कैसे समझो। यहां पर है x, यहां पर है y, a और b स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब b y पे पहुंचता है और फिर वापस टर्न करता है, और a को फिर z पर मिलता है। अब जितनी, क्योंकि b का स्पीड 7 है और a का स्पीड 5 है, और डिस्टेंस x और y में 27 किलोमीटर है। लेट्स से दिस इज d, देन दिस बिकम्स 27 माइनस d। अब जितने समय में b x से y तक पहुंचा और वापस z में आ गया, उतनी देर में a z तक ही पहुंचा था। टाइम कांस्टेंट हो गया। द टाइम टेकन बाय a टू कवर x टू z इज सेम एज द टाइम टेकन बाय b टू कवर दिस डिस्टेंस एंड देन दिस डिस्टेंस। टाइम कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो होगा। यही हम लगाएंगे। a का स्पीड क्या है 5, b का स्पीड क्या है 7, a और b के स्पीड का रेशियो क्या होगा 5/7। a ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इतना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उतने टाइम में, यानी कि 27 माइनस d। b ने कितना डिस्टेंस कवर किया है
बी ने यहां से लेकर यहां तक यानी कि 27, एंड देन एक्स्ट्रा ये डी यानी कि 27 प्लस डी, 27 प्लस डी। इस पे आप कॉम्पोनेंट डिविडेंडो भी लगा सकते हो अगर आपको आता है, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 5 इंटू 27। ध्यान दीजिएगा मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, कैलकुलेशन में लास्ट में करूंगा। 5 इंटू 27 प्लस 5 इंटू डी, एंड दिस विल बी ऑन द अदर साइड 7 इंटू 27 माइनस 7 इंटू डी। ये 5d को मैं उस तरफ ट्रांसपोज करूंगा तो 5d ये हो जाएगा माइनस 5d, या 7d को इस तरफ कर सकते हो, एक ही बात है राइट, फिर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो रादर 7d को इस तरफ लेके आते हैं। तो 7d को इधर लेके आएंगे तो 7d प्लस 5d विल बी 12d, दिस विल बी 7 इंटू 27 माइनस 5 इंटू 27 विच विल बी 2 इंटू 27। देखिए अभी मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया था पहले 5 इंटू 27, ना मैंने 7 इंटू 27 मल्टीप्लाई किया एक्सक्यूज मी, इसलिए क्योंकि ये देखिए 7 माइनस 5 2 27 सीधा आ जाएगा, तो अननेसेसरीली पहले 7 27 मल्टीप्लाई करो, 5 27 मल्टीप्लाई करो, राइट, उससे थोड़ा कैलकुलेशन में एरर भी आने की संभावना होती है। और प्रेशर सिचुएशन में उस वक्त एग्जाम में तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, कहीं गलती हो गया, किस स्टेप पे गलत हो गया तो आपको समझ में नहीं आएगा, देन यू अगेन विल हैव टू सॉल्व एंटायर थिंग। सो कैलकुलेशन जितना हो सके लास्ट में करने की कोशिश करिए। सो 12d इज इक्वल टू 2 इंटू 27, यहां से d का वैल्यू बहुत ही आसानी से आ जाएगा, दिस विल बी 2 इंटू 6, 3 इंटू 2, 3 इंटू 9, और d विल बी 9 बाई 2 विच इज 4.5। d इज 4.5। पूछा ये है कि डिस्टेंस फ्रॉम x टू z, ये पूछा है। अगर पहला ऑप्शन 4.5 होता है तो बहुत स्टूडेंट्स 4.5 भी मार्क करते। चलो मैंने इतना थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं बनाया इस क्वेश्चन को। यस, इफ द फर्स्ट ऑप्शन इज 4.5, बहुत स्टूडेंट्स 4.5 मार्क करेंगे बिकॉज हमने इसको डिस्पोज किया और सॉल्व करते टाइम पे जो पहले वैल्यू आ जाती है तो आपकी आंखें फिर ऑब्वियसली एक्साइटेड हो जाती हैं, और अगर यहाँ पर इंस्टेड ऑफ 25 या एक ऑप्शन होता 4.5 तो आप वो मार्क करते। बट हमें फाइंड करना है 27 माइनस डी, दैट मीन्स हमें फाइंड करना है 27 माइनस 4.5 which will be 22.5. This will be the correct answer. क्लियर? तो काफी कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस के। इस तरीके से क्वेश्चंस को पिक किया गया है कि आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3, अ वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री 3 minutes late if his speed from his house to the factory is 5 किलोमीटर पर आवर। तो अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है वो 3 मिनट्स लेट है, लेट्स से नॉर्मल टाइम t है, तो आज वो 3 मिनट्स लेट है, मींस उसको आज t प्लस 3 लग रहा है टाइम एट दिस स्पीड। इफ ही वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर देन ही रीचेस द फैक्ट्री एट 7 मिनट्स अर्ली, दैट मींस टाइम लगेगा t माइनस 7। अब ये समझ लीजिए, सपोज नॉर्मल टाइम 40 मिनट्स में वो ऑफिस या फैक्ट्री पहुंचता है, वर्कर रीचेस फैक्ट्री, नॉर्मल टाइम मान लीजिए उसको डेली 40 मिनट्स है। 5 की स्पीड में 40 प्लस 3 43 मिनट्स लग रहा है, और 6 की स्पीड में 40 माइनस 7 33 लग रहा है। मैं सिर्फ एक सपोज कर रहा हूं 40, वही तो हमें फाइंड करना है एक्चुअली। अगर आप गैप देखोगे, गैप है 10 मिनट्स, 10 मिनट्स की सेविंग हो रही है जब स्पीड 5 से 6 हो रहा है, यही हो रहा है ना। ये आप लॉजिकली सोच सकते हो ऐसे वैल्यू सपोज करके, या अनदर मेथड ऑफ थिंकिंग दिस वुड बी, अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो t प्लस 3, लेट्स से दिस इज द t टाइम, दिस इज t प्लस 3, दिस इज t माइनस 7। इफ यू सी द गैप, दिस इज प्लस 3 एंड दिस इज माइनस 7, द गैप इज 10 मिनट्स। इस टाइम, इन दोनों टाइम में जो गैप है वो 10 मिनट्स का है। तो आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हो, रेशियो से भी कर सकते हो। मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूं। तो अगर फॉर्मूला है हमारा, यहां पर कांस्टेंट फैक्टर है डिस्टेंस, बिकॉज घर से फैक्ट्री के बीच में डिस्टेंस ऑब्वियसली दोनों सिचुएशन में सेम ही है। वर्कर रीचेस हिज फैक्ट्री एट 3 मिनट्स लेट विद स्पीड, दोनों सिचुएशन में डिस्टेंस कांस्टेंट है, और डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। अब जब स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर तो टाइम लग रहा है t प्लस 3 मिनट्स, और जब स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर तो टाइम है
t-7। ये डिस्टेंस दोनों सेम है, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो किलोमीटर पर आवर में है और ये मिनट्स में है ना, ये किलोमीटर पर आवर में, तो आप मीटर्स पर मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, तो इधर भी फिर मीटर्स पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इधर भी मीटर्स पर मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये कॉमन जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा ना, कैंसिल हो जाएगा, राइट। इसलिए मैंने ऐसे स्टार्ट में बताया आपको, आप एक बार फिर देख लो जल्दी से। So 1 किलोमीटर पर आवर इज 50/3 मीटर्स पर मिनट, 50/3 मीटर्स पर मिनट। इसलिए मैंने आपको ये स्लाइड दिखाया था स्टार्ट में। तो अगर मैं यहां पर 50/3 से मल्टीप्लाई करता हूं, बिकॉज 5 किलोमीटर पर आवर है, तो यहां पर भी 50/3 से करना पड़ेगा, बिकॉज 6 किलोमीटर पर आवर है, तो इवेंचुअली ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए इस सिचुएशन में वो कन्वर्जन की इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती है, बट ध्यान देना पड़ेगा, हर सिचुएशन का अपना एक इंपॉर्टेंस है, उस हिसाब से क्वेश्चन करना पड़ेगा। बस इक्वेट कर दिया, इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। करते हैं सॉल्व इसको। 5t + 15, दिस इज 6t - 42, सो 6t - 5t इज t, 15 + 42 इज 57। तो नॉर्मल टाइम 57 मिनट्स लगता है उसको। तो 5 की स्पीड पर 3 मिनट लेट है, तो 57 + 3 60 मिनट्स लग रहे हैं उसको, 60 मिनट्स लग रहे हैं, ठीक है। 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। तो फाइंड क्या करना था, डिस्टेंस। डिस्टेंस इज स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इज 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम लग रहा है 60 मिनट्स मींस 1 आवर, 5 × 1 which is 5 किलोमीटर, that will be the distance. C option is the correct answer. ये फॉर्मूले से सिंपल, इस 6th 7th 8th का ही, उससे जरा लेंदी क्वेश्चन नहीं है, 7th 8th का ही क्वेश्चन है फॉर्मूले से, बट एज एन एस्पायरेंट फॉर CUET आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा। मैं उस तरीके से आपको बताता हूं, लेट मी शो यू दैट मेथड ऑल्सो, ठीक है ना। नाउ अ वर्कर रीचेस फैक्टर 3 मिनट्स लेट, वही सिचुएशन समझ में आ गई आपको। तो स्पीड जब 5 है तो टाइम है t + 3, और जब स्पीड 6 है तो टाइम है t - 7। डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का इनवर्स रेशियो होगा, इनवर्स रेशियो। सो 5/6 विल बी इक्वल टू t - 7/t + 3। ये आप डायरेक्टली लिख सकते हो। स्पीड का रेशियो 5:6, तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा होगा। 5 की स्पीड पर ये टाइम है, तो इसको मैं यहां लिखूंगा। 6 की स्पीड पर ये टाइम है, लेकिन इसको मैं 5 के सामने लिखूंगा, बिकॉज इनवर्स रेशियो है। ये सिचुएशन है, ऐसे लिख देना है। और जब ऐसे लिख दिया, इसको सॉल्व करोगे तो t का वैल्यू फिर वैसे ही आएगा जो हमने पहले सॉल्व किया था, 5t + 15, 6t - 42, और 6t - 5t is t is equal to 57, then t is 57, यहां पर आ जाएगा 60 मिनट्स, मींस 5 की स्पीड में 60 मिनट्स लग रहा है, 1 आवर लग रहा है। डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम विच इज 5 × 1, 5 किलोमीटर विल बी द आंसर। ये ऐसे ही करना चाहिए फॉर अ CUET एस्पायरेंट, बिकॉज कंपटीशन का लेवल वो है। सिंपल क्वेश्चन है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। 2 pipes A and B can independently fill a tank completely in 20 and 30 minutes respectively. तो A टैंक को 20 मिनट्स में और B टैंक को 30 मिनट्स में। A and B pipes independently fill a tank completely in 20 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are opened simultaneously, how much time will they take to fill the tank completely? तो इसके 2 मेथड हैं, फिर लॉजिकली भी हम सोचते हैं। एक मेथड है 1 hours मेथड, 1 days वर्क, 1 minutes वर्क, उस टाइप से। तो लेट्स से कंप्लीट टैंक कैपेसिटी इज 1 यूनिट, हमने स्कूल में सीखा हुआ है। 20 मिनट्स में A फिल करता है 1 यूनिट, तो 1 मिनट में A फिल करेगा 1/20th ऑफ द टैंक। B 30 मिनट्स में कंप्लीट 1 यूनिट फिल करता है, तो 1 मिनट में 1/30 फिल करता है। तो 1 मिनट में दोनों A और B 1/20 + 1/30 फिल करते हैं। डिनोमिनेटर में एलसीएम लेते हैं, 20 और 30 का एलसीएम विल बी 60, दिस विल बी 3, दिस विल बी 2, विच विल बी 5/60,
और 1/12। तो दोनों मिलकर 1/12 टैंक 1 मिनट में फिल करते हैं, तो कंप्लीट 1 टैंक 12 मिनट्स में फिल करेंगे। ऑप्शन बी आंसर आएगा। एक तो ये मेथड है, सारे मेथड समझ लीजिए, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी भी रिवीजन हो जाएगा इन सेशंस में। एक तो ये तरीका हुआ। दूसरा है एलसीएम मेथड, वो बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। 20 और 30, इसका एलसीएम है 60। लेट्स से टैंक कैपेसिटी इज 60 लीटर्स। ए 20 मिनट्स में 60 लीटर टैंक फिल करता है, ठीक है। बी 30 मिनट्स में 60 लीटर टैंक फिल करता है। दैट मींस ए 1 मिनट में 60/20 3 लीटर फिल करेगा। बी 1 मिनट में 60/30 2 फिल करेगा। तो 3 + 2 इज 5। दोनों मिलकर 1 मिनट में 3 + 2 5 लीटर फिल करेंगे। सो फॉर 60 लीटर्स 12 मिनट्स, 12 × 5 इज 60। सो 60 लीटर्स 12 मिनट्स लगेंगे। ये एलसीएम मेथड है, ठीक है। फॉर्मूला भी आप याद रख सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला, वो भी आपको बता देता हूं। और ये सवाल एक्चुअली क्वेश्चन और एग्जामिनेशन में आपका स्टेट ऑफ माइंड काफी चीजों पे डिपेंड करता है, क्या क्लिक करता है, और आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि इवेंचुअली आप कौन सा मेथड उस दिन यूज करते हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहोगे तो ऑब्वियसली काफी चीजें क्लैरिटी हो जाती है। तो फॉर्मूला है AB/A+B फॉर 2। 2 लोग हैं, काम कर रहे हैं, 2 पाइप से टैंक फिल कर रहे हैं, तो फॉर्मूला है AB/A+B। बहुत सिंपल है, वो ऐसे ही बनता है, 1/A 1/B, 1 मिनट्स वर्क 1 डेज वर्क। इसको लिखेंगे A+B/AB, तब इसको रेसिप्रोकल करके AB/A+B। दिस इज द आंसर एंड यू कैन डायरेक्टली अप्लाई दिस। सो 20 × 30 डिवाइड बाय 20 + 30 which is 600/50 और 12 मिनट्स इज द आंसर। ऑब्वियसली आंसर तो सेम ही रहेगा। अब सारी चीजें आपने समझ ली हैं, इनको हम यूज भी करेंगे। मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में रेशियोज भी बता दिया है। अब मैं डायरेक्टली यूज करूंगा, मैं समझाऊंगा नहीं उन कॉन्सेप्ट्स को। एंड देखिए टेस्ट है, हम अज्यूम भी कर रहे हैं कि आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट्स को पढ़ा भी है, समझा भी है, स्टिल थोड़ा सा रिवीजन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेवल इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए वो भी आप समझिए। अब जो पाइप ए है वो 20 मिनट में टैंक फिल करती है और बी 30 मिनट में, ठीक है। अब सोचिए कि अगर 2 पाइप्स ए जैसी हो जाएं, अकेला एक पाइप का जो एफिशिएंसी है वो 20 मिनट में टैंक फिल करने का, 2 पाइप्स ए एफिशिएंसी टाइप्स, दोनों ए जैसी दोनों पाइप्स हो जाएं, राइट, विद सेम एफिशिएंसी ए, तो दोनों ए जैसी हो जाएंगी, तो फिर 10 मिनट लगेगा, बिकॉज एफिशिएंसी डबल हो गई, टाइम हाफ हो जाएगा, है ना। दोनों बी जैसी हो जाएंगी तो 15 मिनट लगेगा, बिकॉज बी की एफिशिएंसी है 30 मिनट में, तो दोनों पाइप्स अगर बी जैसी हैं तो टाइम 15 मिनट लगेगा, ठीक है। तो आंसर ना तो 10 मिनट्स होगा ना 15 मिनट्स होगा। ऑप्शन में 10 मिनट्स भी हम सीधा रूल आउट कर सकते हैं, 15 मिनट भी रूल आउट कर सकते हैं। ये तो पहले बात समझो, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप, जैसे मैंने कहा दोनों ए जैसी हैं तो 10 मिनट लगते, दोनों बी जैसी 15 मिनट लगते, लेकिन ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो टाइम जो लगेगा वो 10 मिनट से ज्यादा होगा, बिकॉज बी की एफिशिएंसी ए से कम है, बी ज्यादा टाइम ले रहा है। 10 मिनट से ज्यादा होगा और 15 मिनट से कम होगा, बिकॉज बी की एफिशिएंसी के साथ एक ए वाली एफिशिएंसी की पाइप है जो बी से फास्ट है, ए की एफिशिएंसी के साथ बी वाली एफिशिएंसी की पाइप है जो ए से स्लो है। ऐसे ही है ना, ध्यान से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ए की एफिशिएंसी 20 मिनट्स, बी की एफिशिएंसी 30 मिनट्स। सो 2 ए वाली पाइप्स 10 मिनट, ए के साथ जब बी वाली पाइप जो कि कम एफिशिएंसी वाली है तो टाइम 10 मिनट से ज्यादा लगेगा। बी के साथ एक ज्यादा एफिशिएंसी वाली अगर पाइप जुड़ती है, ज्यादा एफिशिएंसी वाली 20 मिनट्स वाली, तो टाइम कम लगेगा, तो टाइम 10 मिनट से ज्यादा होगा, 15 मिनट से कम होगा। 10 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, और 10 और 15 के बीच में होगा। एक ही ऑप्शन है 10 और 15 के बीच में, which is 12 minutes. This is the answer, and this is how you have to develop the aptitude. Moving on to question number 5. Between 6 a.m. and 7 p.m. Between 6 p.m. and 7 p.m. the minute hand of a clock will be ahead of the hour and by 3 minutes at. अभी भी सिंपल क्वेश्चन है, डरना नहीं है, क्लॉक्स है। तो 6 o'clock या 6 p.m. पे सिचुएशन क्या होगी?
ये है आर हैंड और ये है मिनट हैंड। एग्जैक्टली 6 PM पे सिचुएशन है, ठीक है। अब 6 और 7 PM के बीच में द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आर हैंड बाय 3 मिनट्स एट। देखिए मिनट हैंड को आर हैंड से आगे लेके जाना है, तो पहले मिनट हैंड आर हैंड को टच करेगा फिर आगे जाएगा, यानी कि टाइम जो होगा वो ऑब्वियसली 6:30 से ज्यादा ही होना चाहिए। ये पहले लॉजिकली समझिए, पहले मिनट हैंड आर हैंड को टच करेगा, मिलेगा, फिर मिनट हैंड आर हैंड से आगे जाएगा। और हमें चाहिए कि मिनट हैंड आर हैंड से आगे हो, कितना आगे हो, 3 मिनट्स आगे हो, तो टाइम 6:30 से ज्यादा होगा। ये पहले आवाज समझिए, राइट। तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। अब ये दो ऑप्शंस हैं, अब इन दोनों ऑप्शंस में हम एंगल फाइंड कर सकते हैं। अब देखिए जब मिनट हैंड 60 मिनट्स में 360 डिग्री कंप्लीट रेवोल्यूशन कवर कर लेता है, तो 1 मिनट में मिनट हैंड 360 बाय 60 6 डिग्री मूव करता है। मिनट हैंड 1 मिनट में 6 डिग्री मूव करता है, ठीक है। आप सिचुएशन समझिए, यहां पे 35 मिनट्स होते हैं मिनट हैंड के 7 पे, तो यहां पे 36। अगर मैं ये वाला ऑप्शन देखूं 36, आर एंड कहां होगा, आर हैंड 6 पे तो नहीं होगा, एग्जैक्टली 6 o'clock पे आर हैंड 6 पे है ना। 36 मिनट जब पास हो जाएंगे तो आर हैंड भी तो मूव करेगा। आर हैंड कितना मूव करेगा, बस वही तो देखना है मुझे। आर हैंड कैसे मूव करता है वो भी समझिए। आर हैंड पूरा रेवोल्यूशन 360 डिग्री का 12 आवर्स में कंप्लीट करता है, 12 आवर्स में। तो 1 आवर में आर हैंड 360 बाय 12 30 डिग्री कवर करता है, तो 60 मिनट्स में 30 डिग्री कवर करता है 1 आवर, तो 1 मिनट में 30 बाय 60 हाफ डिग्री कवर करता है, 1 मिनट में हाफ डिग्री कवर करता है। तो 36 मिनट्स में 36 बाय 2 18 डिग्री कवर करेगा। तो यहां पर आर एंड होगा एंड दिस एंगल विल बी 18 डिग्री। आप समझिए, मिनट हैंड तो यहां हो गया 36 मिनट्स, ये 35 मिनट्स हैं 7 और ये 36 मिनट्स, 36 मिनट्स। अगर आर हैंड यहां होता तो ये एंगल कितना होता, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल कितना है, 1 आवर में एंगल कितना है 30 डिग्री, 1 मिनट में एंगल कितना है 6 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 36 डिग्री। लेकिन आर हैंड 6 पे तो नहीं रहेगा, आर हैंड आगे मूव करेगा, कितना 36 मिनट्स में 18 डिग्री। तो 36 में से 18 डिग्री जब माइनस करेंगे तो ये 18 डिग्री रिमेनिंग एंगल हो जाएगा। तो मिनट हैंड आर हैंड से 18 डिग्री आगे है, 18 डिग्री आगे है, 1 मिनट में 6 डिग्री, सो 18 डिग्री का मतलब हुआ 3 मिनट्स आगे है, 3 मिनट्स आगे है एंगल में। सो आंसर मेरा डेफिनेटली 636 है। सो ये क्वेश्चन अगर एक्चुअल एग्जाम में आता है, अब सिमिलर आता है, अब तो आपने कर लिया है तो अटेम्प्ट कर ही लोगे, लेकिन कुछ डिफरेंट टाइप्स का आता है क्लॉक्स में, तो डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है तो आप छोड़ सकते हो। इन एक्चुअल सिनारियो यू कैन लीव दिस क्वेश्चन, बट आप बोलोगे सर फिर आप ये क्वेश्चंस क्यों ले रहे हो। सी आर आइडिया इज टू प्रिपेयर यू एंड एक्सपोज यू टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, सो दैट अगर कोई क्वेश्चन आ भी जाता है सिंपल लेवल पे तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हो। क्योंकि टाइम कम है फॉर CUT 2022, तो अगर आपको लगेगा कि नहीं ये डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट है, अब नया समझ में नहीं आ रहा, तो आप स्किप कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बिकॉज हमारे पास ऑप्शंस मिलेंगे। जैसे मैंने बताया ही है कि हमें 60 क्वेश्चन 75 में से करने हैं सेक्शन 3 में से, जनरल टेस्ट में से, तो 15 क्वेश्चन हमने छोड़ने ही है ना, तो हमारे पास ऑप्शंस रहेंगी कि हम क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकें। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। क्वेश्चन नंबर 6, two cities A and B are 360 km apart. A car goes from A to B with a speed of 40 km per hour and returns to A with a speed of 60 km per hour. What is the average speed of the car? अब average speed is not the simple arithmetic mean, ध्यान रहे, जो average speed होता है वो simple arithmetic mean नहीं होता है।
ठीक है, ये 7th की बुक में, 7th या 8th की बुक में ऐसे क्वेश्चंस हैं और गलती होती है बच्चों से अभी, बिकॉज वो भूल जाते हैं। अब यहाँ पर 40 है, एक स्पीड है 40, एक स्पीड है 60। तो अगर इसका आप अरिथमेटिक मीन, सिंपल अरिथमेटिक मीन लेते हो तो 40 + 60/2 विच इज 100/2 विच इज 50। ऑप्शन में भी है, बट ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, राइट, दिस इज रॉन्ग। करना कैसे है वो समझो। देखिए, अगर तो डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो एवरेज स्पीड होता है हार्मोनिक मीन। तो या अगर आपको हार्मोनिक मीन कंसेप्ट नहीं आता है, नहीं पता है, कोई बात नहीं, अब ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, 2ab/a+b, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है। और अगर टाइम कांस्टेंट है तब एवरेज स्पीड अरिथमेटिक मीन होता है a+b/2। बस ये चीजें को याद रखो। डिस्टेंस कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड इज 2ab/a+b। टाइम कांस्टेंट है तो एवरेज स्पीड इज अरिथमेटिक मीन a+b/2। अब two cities A and B are 360 km apart. A car goes from A to B with a speed of 40 and returns to A with a speed of 60. जाते वक्त भी 360 किलोमीटर डिस्टेंस एंड वापस में भी 360 किलोमीटर डिस्टेंस, दैट मीन डिस्टेंस कांस्टेंट है। तो ये लगेगा 2ab/a+b, राइट, विच विल बी 2 × 40 × 60 डिवाइड बाय 40 + 60, which is 2 × 40 × 60 डिवाइड बाय 100। ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 2 4 8 6 48 km/h विल बी द एवरेज स्पीड। दिस विल बी द एवरेज स्पीड। क्लियर है? So if distance is constant, average speed is 2ab/a+b, and if time is constant, then average speed is a+b/2. And if nothing is constant, then the general formula जो सब जगह लग जाएगा, यहां भी लग जाएगा, that is average speed is equal to total distance by total time, total distance by total time। ठीक है, ये ध्यान रहे आपको, ठीक है ना, दो स्पीड्स के बारे में ये डिस्कशन है। और अगर कुछ समझ में नहीं आया वहां पर तो टोटल डिस्टेंस फाइंड करो, टोटल टाइम फाइंड करो, फॉर्मूला एक ही है, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, और एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन तो डेफिनेटली छोड़ देना है, ऐसा क्वेश्चन है, इतना तो कहानी है, इतनी तो कॉम्प्रिहेंशन है, लैंग्वेज लिखा हुआ है, तो छोड़ ही देना है। फिर आप बोलोगे सर आपने टेस्ट में ये क्यों लिखा है? एक ये पजल है और ये सिखाने के लिए एक लर्निंग है, इसलिए क्वेश्चन रखा है, अदरवाइज दिस क्वेश्चन शुड हैव डेफिनेटली बी अटेम्प्टेड। ठीक है, और जिन बच्चों ने कर लिया है टेस्ट देकर तो बहुत अच्छा है, वो उनका तैयारी डेफिनेटली अच्छा है, दे आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इन दिस प्रेशर सिचुएशन। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, बहुत इजी पजल है, पजल के तौर पर मैंने इस क्वेश्चन को दिया है यहां पर ताकि कुछ नया सीखने को मिले। 4 friends A, B, C and D need to cross a bridge. A maximum of 2 persons can cross it at a time. It is night and they just have one lamp. Persons that cross the bridge must carry the lamp to find the way. A pair must walk together at the speed of the slower person. जो धीरे चल रहा है उसकी स्पीड पे चलेगा। After crossing the bridge, the person having faster speed in the pair will return with the lamp each time to accompany another person in the group. Finally, the lamp has to be returned at the original place, and the person who returns the lamp has to cross the bridge again without a lamp. To cross the bridge, the time taken by them is as follows: A takes 1 minute, B takes 2 minutes, C takes 7 minutes, and D takes 10 minutes. What is the total minimum time required by all the friends to cross the bridge? ठीक है, तो कैसे होगा? पहले A और B जाएंगे, जो स्लोअर है उस स्पीड में जाएंगे वो, तो A 1 मिनट लेता है, B 2 मिनट लेता है, तो दोनों को 2 मिनट लगेंगे बिकॉज B स्लोअर है। तो A और B जाएंगे, B यहां रह जाएगा, 2 मिनट्स लग गए, और A फिर वापस आ जाएगा, 1 मिनट और लग गया। फिर A और C जाएंगे, 7 मिनट लगेंगे, C उधर रह जाएगा, A वापस आएगा, 1 मिनट और लगेगा। फिर A और D जाएंगे, D टेक्स 10 मिनट्स, 10 मिनट लगेंगे, D उधर रह जाएगा, A वापस आएगा लैंप छोड़ने। ये देखो ये लिखा हुआ है, राइट, लिखा हुआ है लास्ट में, टू क्रॉस द ब्रिज
लास्ट पॉइंट में, फाइनली द लैंप हैज टू बी रिटर्न एट द ओरिजिनल प्लेस एंड देन, अगर ये नहीं होता लैंप हैज टू बी रिटर्न एट द ओरिजिनल प्लेस, तब यहां पर ए और डी जाएंगे, फाइनली यहां पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, फिर वापस आने की जरूरत नहीं है, बट ए आएगा वापस और यहां पर 1 मिनट लगेगा और फिर फाइनली यहां से ए जाएगा और ये 2 मिनट एक्स्ट्रा लग गए ए को लैंप छोड़कर आने के। तो अगर वो लास्ट लाइन नहीं होता कि लैंप को छोड़ के आना, तो फिर आंसर होता है 2 + 1 3 + 7 10 20 21 होता है, और 21 ऑप्शन में है भी, पर वो रॉन्ग है, लेकिन यहां आंसर होगा 21 प्लस ए, 2 मिनट और जाना और आना, 21 + 2 23 मिनट्स विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन है, अब अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन फास्ट है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन फास्ट है, तो ये क्वेश्चन तुरंत तुरंत करके समझ भी जाओगे और सॉल्व भी कर लोगे, ठीक है। सो द आइडिया ऑफ क्वेश्चन, जो आइडिया क्या था क्वेश्चन देने का, वो मैंने आपको बता दिया। Question number 8. A daily train is to be introduced between station A and station B starting from each end at 6 a.m. and the journey is to be completed in 42 hours. What is the number of trains needed in order to maintain the shuttle service? Shuttle service means दोनों तरफ से, तो स्टेशन A से भी, स्टेशन B से भी ट्रेन्स डेली होनी चाहिए। शटल सर्विस मीन्स डेली ट्रेन होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए शटल सर्विस डेली ट्रेन ए से बी से भी। लेट्स से मंडे को फर्स्ट ट्रेन, पहली ट्रेन, कितनी ट्रेन चाहिए? पहली ट्रेन 6 AM से स्टार्ट करती है ए से, 42 आवर्स ले रही है ट्रेन। मंडे को 6 AM से स्टार्ट कर रही है, 42 आवर्स। सो ट्यूसडे 6 AM पे, मंडे 6 AM से लेकर ट्यूसडे 6 AM 24 आवर्स, राइट। वेडनेसडे 6 AM 48 आवर्स, 6 घंटे पहले कर लोगे तो ट्यूसडे नाइट 12 o'clock 42 आवर्स, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो ये जो पहली ट्रेन है, जैसे ट्रेन नंबर वन, ये मंडे ट्यूसडे नाइट 12 को पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 1 ट्यूसडे नाइट बी को पहुंचेगी। दैट मीन्स वेडनेसडे को 6 AM पर ये ट्रेन नंबर 1 वापस जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अब मंडे 6 AM को ट्रेन नंबर 1 चाहिए, तो ट्यूसडे को भी तो एक ट्रेन चाहिए ना, बिकॉज डेली सर्विस है, तो ट्यूसडे को भी चाहिए ट्रेन नंबर 2। और जो ट्यूसडे वाली ट्रेन है इधर से जो, वो वेडनेसडे 12 नाइट पे पहुंचेगी। दैट मीन्स ये ट्रेन नंबर 2 थर्सडे को वापस जाने के लिए रेडी है, ठीक है। अब ये वेडनेसडे वाली ट्रेन इधर थर्सडे तो नहीं पहुंचेगी, नेक्स्ट डे तो नहीं पहुंचेगी, है ना, मॉर्निंग तो नहीं पहुंचेगी मॉर्निंग। इसलिए मुझे अब या तो एक ट्रेन इधर, या मैं इधर से स्टार्ट करूं, बिकॉज शटल सर्विस है तो बी से भी, तो एक ट्रेन यहां पे नंबर 3, 2 ट्रेन ये, 2 ट्रेन इधर, तो फिर डेली सर्विस कंप्लीट हो जाएगा। ट्रेन नंबर 3 मंडे को 6 AM बी से शुरू करेगी, जो कि ट्यूसडे नाइट को पहुंच जाएगी 12, और वेडनेसडे को ये वाली ट्रेन यहां से शुरू हो जाएगी। तो वेडनेसडे को मुझे ट्रेन मिल गई के लिए। सिमिलरली ट्यूसडे को भी 6 AM ट्रेन नंबर 4, जो कि थर्सडे को इधर से शुरू करेगी, और शटल सर्विस कंटिन्यू रहेगा। तो मुझे 4 ट्रेन चाहिए, 4 से कम में काम नहीं चलेगा। क्लियर? लॉजिकल क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, राम एंड श्याम वर्क ऑन अ जॉब टुगेदर फॉर 4 days. So Ram and Shyam together work for 4 days and complete 60% of it. तो 60% काम कंप्लीट करते हैं 4 दिन में। That means remaining work is 40%. 60% काम कंप्लीट हो गया 100% में से, 40% काम रह गया। Ram and Shyam work on a job together for 4 days and complete 60% of it. Ram takes leave then and Shyam works for 8 more days to complete the job. तो शाम अकेला 8 दिन में, 8 days में रिमेनिंग 40% काम कंप्लीट करता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड राम टेक टू कंप्लीट द एंटायर जॉब अलोन? राम को अगर पूरे का पूरा 100% काम करना है तो वो कितना समय लेगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से लॉजिकली सोचो। राम और श्याम 4 दिन में 60% काम करते हैं, शाम अकेला 8 दिन में जो रिमेनिंग वर्क है 40% काम करता है।
तो शाम 4 दिन में कितना करेगा? कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक से सोचो। 8 दिन में 40% करता है, तो 4 दिन में उसका हाफ 20% काम करेगा, 20% काम करेगा, विच मीन्स 60% में से 20% काम शाम ने 4 दिन में किया। 60 माइनस 20 40%, विच मीन्स राम ने 4 दिन में 40% काम किया है। राम ने 4 दिन में 40% काम किया है, तो 100% काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे? दैट्स इट। नाउ वी नो 40 इंटू 2.5 इज 100, 4 into 2.5 is 10. This will be the answer. Clear? सिंपल क्वेश्चन है, परसेंटेज में ही हो जाएगा, कोई फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। राइट? समझ में ना आया हो तो एक बार फिर आप रिवाइंड करके देख सकते हो। 4 डेज में राम 40%, 4 डेज में 40%, 40 इंटू 2.5 होता है 100। तो 100% करने के लिए 4 इंटू 2.5 विच इज 10 डेज लगेंगे। इजी क्वेश्चन है, प्रैक्टिस होगी तो ये क्वेश्चन तुरंत दिमाग में आने लग जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। W कैन डू 25% ऑफ द वर्क। अब देखिए 25% होता है 1/4, 25% ऑफ वर्क विच मीन्स 1/4 वर्क इन 30 डेज। W 1/4 वर्क 30 डेज में, दैट मीन्स W कंप्लीट वर्क 1 वर्क इन 30 इंटू 4 120 डेज में करेगा। ये पहली बात होगी। X कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, तो X कंप्लीट 1 वर्क 10 इंटू 4 40 डेज में। ठीक है, इन वैल्यूज को पिक करते रहेंगे। Y कैन डू 40% वर्क। अब देखिए 40%, 20% होता है 1/5, 40% होता है 2/5। तो Y कैन डू 40% ऑफ द वर्क, और रादर 2/5 ऑफ द वर्क इन हाउ मेनी डेज? 40 डेज। सो Y कंप्लीट 1 वर्क इन हाउ मेनी डेज? ये देखिए 2/5 वर्क 40 डेज, 1 वर्क 40 इंटू 5/2, 20 इंटू 5 100 डेज। ठीक है। Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। Z कैन डू 1/3 ऑफ द वर्क, 1/3 ऑफ द वर्क इन 13 डेज। तो Z कंप्लीट काम 39 डेज, Z कंप्लीट काम 1 यूनिट काम 39 डेज। क्योंकि मुझे कंपेयर करना है सबको, तो मुझे 1 कंप्लीट काम को, यूनिट को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। क्वेश्चन ये है, हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट? जो फास्टेस्ट होगा, है ना, जो फास्टेस्ट होगा। तो ये Z है जो 39 डेज में ले रहा है। W 120 डेज, X 40 डेज, Y 100 डेज, Z 39 डेज। ये फास्टेस्ट है और यही मेरा आंसर है, डी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, फ्रैक्शंस की समझ अगर स्ट्रांग है, ये अगर फ्रैक्शंस पकड़ में आते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 11, अ फ्रेट ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर 2 आवर्स लेटर। अब ये ट्रेन है 2 घंटे में कितना आगे पहुंच जाएगी? 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड है, 2 आवर्स में 40 इंटू 2 80 किलोमीटर आगे चली जाएगी ये ट्रेन। मान लीजिए ट्रेन 1। अब 2 घंटे बाद अब एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली, यहां से एक्सप्रेस ट्रेन, लेट्स से ट्रेन नंबर 2, एक्सप्रेस ट्रेन लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई फॉलोइंग द फ्रेट ट्रेन। ये है फ्रेट ट्रेन, इसको एक्सप्रेस ट्रेन फॉलो कर रही है। अब फ्रेट ट्रेन का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर एंड फॉलोइंग द फ्रेट ट्रेन ऑन अ पैरेलल ट्रैक एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर, इसका स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। हाउ फ्रॉम दिल्ली वुड द एक्सप्रेस ट्रेन मीट द फ्रेट ट्रेन? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, रिलेटिव स्पीड कॉन्सेप्ट है, सेम डायरेक्शन है,
we'll subtract the relative speed. कब मिलेंगे? इनके बीच में गैप कितना है? 80. स्पीड कितनी हो जाएगी? 60 minus 40, 20. 80 by 20 4 hours में मिलेंगे. 4 hours में मिलेंगे. और 4 hours में स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली एक्सप्रेस ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी? 4 into 60 which is 240 kilometer, and this is the answer. Again, a very easy direct question of relative speed. 240 kilometer is the answer. Clear? मैंने जानबूझ के काफी मिक्स कर रखा है क्वेश्चंस को ताकि कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते जाएं आपके. Question number 12. A train 200 meter long is moving at the rate of 40 km per hour. In how many seconds will it cross a man standing in the railway line? तो एक मैन है, इसको क्रॉस करना है ट्रेन. Train will cross its own length. Train will cross its own length. अपनी लेंथ को क्रॉस करेगी ट्रेन. मैन की विड्थ निग्लिजिबल है, उसको हम इग्नोर करते हैं. तो ट्रेन की लेंथ है 200 मीटर्स. हमें चाहिए टाइम. Time is equal to distance by speed. Train will cover its own length, which is 200 meter, with a speed of 40 km per hour. This is in meter, so we'll convert the speed into meter per second, which means 5 by 18, or 200 into 18 divided by 40 into 5. ये आंसर है. और seconds में आंसर आ जाएगा. How many seconds? Because we are converting this kilometer per hour. 1 kilometer per hour is equal to 5 by 18 meters per second. So ये आंसर मेरा सेकंड में आ जाएगा. बस इसको कैलकुलेट करना है और सॉल्व करना है. That's it. So this goes 4 into 5 is 20. So my answer is 18 seconds. This is the answer. Again, a very easy direct question. Clear? Question number 13. A person X can complete 20% of work in 8 days. X can complete 20%. 20% is 1 by 5 in 8 days. Another person Y can complete 25%, which is 1 by 4 of the same work in 6 days. If they work together, in how many days will 40% of the work will be completed? So 40% of the work means 2 by 5 of the work. Very easy direct question. देखो ध्यान से. X 20% यानी कि 1 by 5 work in 8 days. तो X complete one work 8 into 5, 40 days. Y 25% work, which means 1/4 of the work in 6 days. Complete one work in 6 into 4, 24 days. अब दोनों मिलकर 100% वर्क कितनी देर में करेंगे? मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था ना, ए बी बाई ए प्लस बी. आप डायरेक्टली वो भी लगा सकते हो. सो 40 into 24 by 40 plus 24. 40 into 24 divided by 64. 8 into 8, 8 into 3, 8 into 5, 15. That means दोनों मिलकर x and y complete one work कितनी देर में करेंगे? 15 days में. तो 2 by 5 40% वर्क. 2 by 5 40% वर्क कितनी देर में करेंगे? 5 into 3, just multiply 2 by 5, 6 days. This will be the answer. ये ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा. क्लियर है? तो ये अगर फॉर्मूला देखो, अब कभी बार फॉर्मूला भी यूज हो जाता है, काम आता नहीं, तो अदरवाइज इसको 1 by a 1 by b करते हैं, बिकॉज ऑप्शंस में वैसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने डिस्कस किया था पहले. तो 40 और 25 4 x दोनों मिलकर 15 दिन में कंप्लीट काम. और अगर कंप्लीट काम 100% काम 15 दिन में है, तो 40% काम कितने दिन में होगा? रेशियो ही है और कुछ नहीं है. 40% 100 का कितना रेशियो है? 2/5 है. तो बस 2 by 5 से मल्टीप्लाई कर दो और हमारा आंसर आ जाएगा 6 days. क्लियर? मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 14. A car travels from place X to place Y at an average speed of v km per hour. अच्छा, X to Y एवरेज स्पीड v km per hour. Y to X फिर वापस सेम डिस्टेंस Y to X at an average speed of 2v. Again from X to Y with an average speed of 3v. Again from Y to X at an average speed of 4v km per hour. Then the average speed of the car for the entire journey. अब 4 है, इसका हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं. 2 का मैंने बताया ही है, 2ab by a plus b. इसमें आप टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लगा दीजिए. एवरेज स्पीड इज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम.
लेट्स से डिस्टेंस फ्रॉम x टू y इज d। अब 4 बार डिस्टेंस कवर हुआ है, x टू y, y टू x टू y एंड देन y टू x, 4 बार डिस्टेंस कवर हुआ है। दैट मींस टोटल डिस्टेंस विल बी d प्लस d प्लस d प्लस d। टोटल टाइम, द टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। पहली बार d पर स्पीड v है तो टाइम हो गया d बाय v, फिर d बाय 2v, फिर d बाय 3v, फिर d बाय 4v। दैट्स इट। ये क्वेश्चन है, सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा विच इज 4 टाइम्स d, एंड इफ आई टेक d कॉमन and the LCM will be 4 into 3, yes 12v will be the LCM। d common ले लिया है, this will be 12v by v is 12 plus 6 plus 4 plus 3, ये कैंसिल हो जाएगा। this will be 4 into 12, ये 12 ऊपर चला जाएगा, v divided by 12 plus 6 18 plus 4 22 plus 3 25। So the answer is 48v by 25, right? This is the answer। अब इसको सॉल्व करना होगा इन टर्म्स ऑफ v आंसर है। सो 48 by 25 is less than v, lies between this। इसको सॉल्व करना है, देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 48 by 25 टाइम्स ऑफ v, है ना, टाइम्स ऑफ v, ये आंसर है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए एक तो तरीका ऑब्वियसली कन्वेंशनल मेथड है जो हम डिवाइड करेंगे 48 को 25 से, है ना, एक तो वो मेथड है। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, ध्यान दीजिए, अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 100। अब चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। 48 इंटू 4, 48 इंटू 4 विल बी 50 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4, ऐसे कैलकुलेशन करोगे, है ना, ऐसे करोगे कैलकुलेशन, 50 माइनस 2, ये मेंटली करोगे। सो 50 इंटू 4 इज 200 माइनस 8 192, तो यहां पर आएगा 192 बाय 100 विच इज 1.92 टाइम्स v, 1.92 times v, this is the average speed। is less than v, no it's more than v because it's more than 1, lies between v and 2v, yes v and 2v, so it's less than 2v, it's 1.92 times v, this is the answer। clear, simple है क्वेश्चन, लेकिन ऑफ कोर्स यही क्वेश्चन जब एक्चुअल एग्जाम सिनारियो में कॉम्बिनेशन में आता है तो डेफिनेटली स्ट्रेस की वजह से डिफिकल्ट लगना शुरू हो जाता है। Question number 15. A man takes half time in rowing a certain distance downstream then upstream. So downstream means along the stream। अगर बोट का स्पीड स्टिल वाटर पर b है और स्ट्रीम का स्पीड s है, फ्लो ऑफ करंट s है, तो डाउनस्ट्रीम में स्पीड बनता है b प्लस एस, अपस्ट्रीम में स्पीड बनता है b माइनस एस। बस इतना ही काम है और कुछ नहीं है, बाकी फॉर्मूला लगाना है स्पीड इक्वल डिस्टेंस बाय टाइम, और कोई फॉर्मूला ही नहीं है। Man takes half time in rowing a certain distance downstream, then upstream. What is the ratio of the speed in still water to the speed of current? तो हमें डिस्टेंस पता नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, डिस्टेंस को d मान लो। डिस्टेंस लेट्स से d, राइट। डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या है, b प्लस एस, टाइम कितना हो जाएगा ये, ठीक है। डाउनस्ट्रीम टाइम ऑब्वियसली कम होगा बिकॉज पानी के बहाव के साथ बोट्स ट्रेवल कर रही है। सो मैन टेक्स हाफ टाइम, दिस टाइम इज हाफ ऑफ time during upstream, so half of d by b minus s। पूछा गया है स्पीड, रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू द करंट मीन स्ट्रीम, सो b by s पूछा है। दिस इज व्हाट दे हैव आस्क्ड, राइट। सो ये d और d कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट b minus s by b plus s will be equal to 1 by 2। कंपोनेंट डिविडेंडो भी लगा सकते हो, बहुत हेल्पफुल है कंपोनेंट डिविडेंडो। इफ मैं बता रहा हूं आपको, इफ a by b is equal to c by d then a plus b by a minus b will be equal to c plus d by c minus d। ये अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर आ जाएगा। तो मैंने एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस बार मैं कंपोनेंट डिविडेंड लगा लेता हूं। तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड करना है, b माइनस एस प्लस b प्लस एस।
और एक बार न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर को माइनस कर देना। सिमिलरली यहां पर 1 + 2 1 - 2, ये डायरेक्टली आपके पास सॉल्व हो जाएगा। देखिए b - s b + s, ये s और s कैंसिल होता है तो 2b आएगा। इधर से b - s - b - s, ये कैंसिल हो जाएगा तो -2s आ जाएगा। 1 + 2 is 3, 1 - 2 is -1, ये माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो b/s यहां से डायरेक्टली आपके पास 3:1 आ जाएगा। 3:1, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखिए सी ऑप्शन भी है 1:3, तो कंफ्यूज नहीं होना, पूछा गया वो ध्यान दीजिएगा। कई बार आप कैलकुलेशन कर लेते हो तो कहीं ना कहीं आप 3:1 पहुंच गए या 1:3 पहुंच गए तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑप्शन मार्क करना है। लिख लो ना, रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर। एक तो ये सोचने का तरीका। दूसरा ये भी सोचो कि बोट की स्पीड करंट से ज्यादा होगी तभी तो बोट मूव करेगी अपस्ट्रीम में, नहीं तो मूव ही नहीं कर पाएगी। अगर पानी का बहाव तेज है बोट से, ठीक है, जैसे आप साइकिल चला रहे हो और हवा अगर आपके ऑपोजिट तेज है तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, तो बोट की स्पीड ज्यादा होगी। सो आंसर 3:1 होगा। 1:3 तो फिर बोट की स्पीड कम होगी ना रेशियो में, तो ऐसे भी लॉजिकली सोचना है। हमेशा लॉजिक में ऑप्शन की तरफ नजर आनी चाहिए। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज बोट की स्पीड ज्यादा होगी। दिस इज लेस देन 1, 1/2, दिस इज लेस देन 1, 1/3, दिस इज लेस देन 1। ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, तब आपकी स्पीड और एक्यूरेसी पकड़ में आएगी। क्लियर है बच्चों? सो आंसर है 3:1। क्वेश्चन नंबर 16, मैन कंप्लीट्स 7/8 of a job in 21 days. So complete work, 1 unit work will be completed in how many days? 21 into 8/7, which is 24 days. So complete job 24 days. How many more days will it take him to finish the job if the quantum of work is further increased by 50%? आधा काम बढ़ गया, तो जो कंप्लीट काम है 100% वो 24 डेज में कंप्लीट होता है। अगर आधा काम बढ़ गया मींस 50% काम बढ़ गया, हाफ काम बढ़ गया, तो एक्स्ट्रा 12 डेज लगेंगे। 24/2 एक्स्ट्रा 12 डेज लगेंगे, राइट? एक्स्ट्रा 12 डेज लगेंगे, यानी कि टोटल कंप्लीट करने के लिए 36 डेज लगेंगे। टोटल काम कंप्लीट अब पहले जो था और जो हाफ बढ़ गया, अब 24 + 12 36 डेज लगेंगे टोटल, जिसमें से 21 दिन काम हुआ है। एक्स्ट्रा कितना? 15 मोर डेज। हाउ मेनी मोर डेज? 15 मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अगेन अ वेरी इजी डायरेक्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, 24 men and 12 women, 24 men and 12 women can do a piece of work in 30 days. In how many days can 12 men and 24 women do the same piece of work? अब देखिए ध्यान दीजिए, 24 men and 12 women, अगर एफिशिएंसी सेम हो, बिकॉज यहां पर एफिशिएंसी के बारे में कुछ नहीं पता है, राइट? अगर एफिशिएंसी सेम हो, 1 man एफिशिएंसी इज इक्वल टू 1 woman's एफिशिएंसी, अगर एफिशिएंसी सेम मींस एक आदमी जितना काम करता है उतना ही एक औरत करती है, then 24 men plus 12 women will be equivalent to 24 plus 12, 36 men और women। 30 दिन में कर रहे हैं। 12 men 24 women, again 24 plus 12, again 36 men और women, 30 डेज में करेंगे, प्रोवाइडेड एफिशिएंसी सेम। बट अगर एफिशिएंसी सेम नहीं है, एफिशिएंसी सेम नहीं है, सपोज 1 man's efficiency is equal to 2 women's efficiency, 12 women means equivalent to 6 men then, because 1 man completes same job as much in same time as 2 women complete the job, ठीक है? तो अगर 12 women 6 हो जाता है, 24 + 6, पहले 30 men थे, अभी 12 man, 24 women will be equivalent to 24 women will be equal to 12 men, half, 12 + 12 24 men हो जाएंगे। तो पहले 30 दिन थे, अब 30 दिन से कम होगा, बिकॉज एफिशिएंसी पहले 30 men थे, अब 24 men है, तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, एफिशिएंसी गिवन नहीं है। डेटा इज इनएडुकेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। जब तक हमें एफिशिएंसी ना पता हो हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है? इक्वेशन देखो, ये तो हो गया लॉजिकली सोचना, इक्वेशन भी बनाओगे तो,
Let's say one man completes m unit in one day. So 24 men completes 24 units in one day plus 12 women into 30 days. This work same है ना, will be equal to 12 men plus 24 women into d. ये d फाइंड करना है, तो इक्वेट करोगे तो देखो एक ही इक्वेशन है, कितने वेरिएबल्स हैं, सॉल्व इक्वेशन के तौर पर भी नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा डेटा इज इनएडिक्वेट टू ड्रॉ एनी कंक्लूजन। इक्वेशन भी देखिए ना, दो इक्वेशंस हैं, एक इक्वेशन हमारे पास है 24 men प्लस 12 women इनटू 30 डेज, इतना काम है। इसको अब करना है 12 men और 24 women में। कुछ कॉमन फैक्टर कैंसिल नहीं होगा, एम और डब्ल्यू रहेगा। अगर आप ऊपर नीचे से कुछ कॉमन मिलोगे तब भी वेरिएबल्स रह जाएंगे, ठीक है। यहां पे अगर मैं 12 कॉमन लेता हूं ऊपर नीचे, विल बी 2m प्लस w m प्लस 2w इंटू 30। ये सॉल्वेबल ही नहीं है, एक यूनिक वैल्यू नहीं आएगा, m और w का एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, द लेंथ ऑफ अ ट्रेन एंड दैट ऑफ अ प्लेटफॉर्म आर इक्वल if with the speed of 90 km per hour the train crosses a platform in 1 minute then the length of train is। अब ट्रेन जब प्लेटफॉर्म को क्रॉस करे या ब्रिज को क्रॉस करे या ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करे, लेंथ ऑफ द ट्रेन, ऑफ द ब्रिज, ऑफ द प्लेटफॉर्म, हमेशा लेंथ को ऐड किया जाता है। लेट्स से लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड द प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू L। तो ट्रेन अपना लेंथ कवर करेगा और प्लेटफॉर्म का लेंथ कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर करेगी ट्रेन 2L, L प्लस L, ठीक है। The length of a train and that of a platform are equal if with the speed of length of the train and the platform, total distance to be covered by train, if with the speed of 90 km per hour the train crosses the platform in 1 minute। तो यहां पर 1 minute आ गया, 1 minute आ गया, तो 1 minute को मैं 60 seconds लिख लेता हूं। तो distance by speed, speed is 90 km per hour, इसको मैं 5/18 meters per second में कर दूंगा। तो मेरे पास जो L का वैल्यू अब मीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन भी यही है, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर्स, बस सॉल्व हो गया। तो यू हैव 2 इंटू ये हो गया 18 1 जा 18 5 जा 2 इंटू L बाय 25, दिस इज इक्वल टू 60, दिस विल गेट कैंसिल, तो हमारे पास L आ जाएगा 25 इंटू 30 विच इज 750 मीटर, the length of the train, C option. Again a very easy direct question. Question number 19, by walking at 3/4 of his usual speed, यहां पर लिखता हूं ओरिजिनल न्यू, ओरिजिनल स्पीड को मान लेते हैं 4, 3/4 of the usual speed, this is usual speed 4, 3/4 of 4 is 3, अभी स्पीड होगी 3। A man reaches office 20 minutes later than usual, his usual time is, ठीक है, 20 minutes later than the usual। यहां पर डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो जो स्पीड का रेशियो होगा टाइम का रेशियो इनवर्स होगा। स्पीड का रेशियो 4:3, टाइम का रेशियो है 3:4। तो पहले 3 यूनिट टाइम लगा, अभी 4 यूनिट टाइम लगा। डिफरेंस कितना है 4 - 3, 1 यूनिट डिफरेंस है, ये एक्स्ट्रा टाइम है, 4 3 से 1 यूनिट एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा 20 मिनट्स के बराबर है, यही तो गिवन है। 20 मिनट्स लेटर देन द यूजुअल, हिज यूजुअल टाइम इज, दिस इज यूजुअल टाइम, यूजुअल स्पीड, यूजुअल टाइम, दिस इज इंक्रीज टाइम, दिस इज एक्स्ट्रा टाइम विच इज 20 मिनट्स। सो 1 यूनिट इज 20 मिनट्स, 4 - 3, 3 यूनिट्स यूजुअल टाइम विल बी 3 into 20, 60 minutes। This will be the correct answer. This is how you solve questions based on ratios. ऐसे ही करना है, इक्वेशन नहीं बनाना है। Question number 20. If 5 men working 8 hours a day earns 5,000 in 15 days, then how much will 15 men working 6 hours day earn in 15 days? ठीक है, इसको लॉजिकली सोचते हैं, फिर आपको एक मैं चेन रूल और एक वर्किंग रूल बताता हूं, वैसे भी आप कर सकते हो लॉजिकली। पहले भी 15 दिन काम हो रहा है, 15 दिन काम हो रहा है, तो इसका कोई इंपैक्ट नहीं है,
इसको इग्नोर कर दो इस वेरिएबल को। पहले 5 मैन थे, अभी 15 मैन है, तो मैन 3 टाइम्स हो गए। तो अगर इस चीज को कांस्टेंट मान लें, नंबर ऑफ आवर्स को इग्नोर कर दें फॉर अ मोमेंट, अगर 5 आदमी 5,000 रुपए कमाते हैं तो 15 आदमी 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, 15,000 कमाएंगे। लेकिन ये फैक्टर अभी हमने कांस्टेंट माना था। अब ये 8 आवर्स 6 आवर्स, पहले 8 घंटे काम हो रहा था, अभी 6 घंटे काम हो रहा है, तो पैसा कम होगा। कम होगा, कितना कम होगा? इसी रेशियो में कम होगा, 6/8। ये आंसर है। 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, दिस इज 15,000 इंटू 3/4 और 45,000 by 4. This will be 11,000 into 4 is 44,000. 11,250 is the answer. This is the answer. अगर ऐसे आप लॉजिकली नहीं सोच पाते हो तो जो फाइंड करना है पहले उसको लिख लो। अब आपको वर्किंग रूल बताता हूं मैं आपको, ये बड़ा अच्छा मेथड है। क्या फाइंड करना है? कितना पैसा कमाना है। तो पहले कितना अर्न हो पा रहा है? 5,000। अब हर वेरिएबल को समझो, पहले कितने लोग थे? 5। अब कितने लोग हैं? 15। बाकियों को भूल जाओ, बाकी वेरिएबल्स को भूल जाओ। पहले 5 आदमी थे, 15 आदमी है, तो ज्यादा पैसा कमाएंगे, ऑब्वियसली ज्यादा है। दैट मीन्स इस 5,000 को मुझे अब इंक्रीज करना है। जब इंक्रीज करना है तो बिगर नंबर न्यूमरेटर में, स्मॉलर नंबर डिनोमिनेटर में। ये पहला फैक्टर हो गया। पहले 8 आवर्स काम हो रहा था, अभी 6 आवर्स काम हो रहा है, कम हो रहा है, तो नंबर ऑफ आवर्स कम हो गए ना, तो इनकम भी कम होगी, इनकम भी कम होगी। तो कम करने के लिए ऊपर स्मॉलर नंबर, नीचे बिगर नंबर। ठीक है, पहले 15 दिन काम हो रहा था, अब भी 15 दिन काम हो रहा है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सो 15/15 1, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। 15/15 विच इज 1, इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस सॉल्व कर लोगे, आंसर आ जाएगा, जो हमने पहले ऑब्वियसली सॉल्व किया है। 11,250 विल बी द करेक्ट आंसर। सो इट इज 2 इंटू 3, 2 इंटू 4, राइट। सो 15,000 इंटू 3/4, और हमने ये सॉल्व कर ही लिया था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। द स्पीड्स ऑफ 3 cars are in the ratio 2:3:4. Find the ratio between the time taken by these cars to travel the same distance. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है, लेकिन गलती होने का पूरा चांस है। नॉर्मल एरर क्या होगा? 2:3:4 लिखा हुआ है यहां पर, राइट। तो नॉर्मल है कि इसको उल्टा कर दिया जाए 4:3:2, और ये ऑप्शन में ऑब्वियसली है, बट दिस इज रॉन्ग आंसर। दिस इज रॉन्ग। वाई सो? समझो, देखिए, अगर तो 2 स्पीड्स हैं, 2 कार्स हैं ए और बी, उनकी स्पीड का रेशियो है 1:2, तो उनके अलोंग द सेम डिस्टेंस उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:1। 2 में कोई टेंशन नहीं है। 3 रेशियो का जब इनवर्स करते हैं तो फिर वो ऐसे ही नहीं कर देना, 2:3:4 है तो उसका उल्टा कर दिया 4:3:2, वो गलत हो जाएगा। आपको 2 तरीकों से समझाता हूं, तब आपको क्लैरिटी हो जाएगा कॉन्सेप्ट का। मैं आपको 2 तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। बेसिकली ये क्वेश्चन ऑन रेशियोज है रादर देन टाइम स्पीड डिस्टेंस, बट हमें पता ना डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड का जो रेशियो उसका उल्टा रेशियो आप टाइम का कर दो। ठीक है, तो इफ the speeds of 3 cars are in the ratio 2:3:4, then the ratio between the time taken by these cars to travel the same distance, constant distance, along the same distance, it will not be 4:3:2, it will be the reciprocal ratio. वो ऐसे करना पड़ेगा, 1/2, 1/3, 1/4, ऐसे करना पड़ेगा, ये टाइम का रेशियो हो जाएगा। It will not be 4:3:2, it will be 1/2, 1/3, 1/4। ये है लॉजिक एक्चुअली। इसके पीछे क्यों ये लॉजिक है वो भी आपको पता चलेगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2, 3, 4 का जो एलसीएम है विच इज 12 से मल्टीप्लाई कर दो। सो 12/2 6, 12/3 4, 12/4 3। आंसर होगा 6:4:3, 6:4:3। ठीक है, अब इसके पीछे थोड़ा सा लॉजिक भी अब समझिए। इसको, एक तो ये तरीका है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं ताकि आपको दूसरा मेथड भी समझ में आ सके। अब स्पीड्स का रेशियो है 2:3:4। लेट्स से डिस्टेंस इज 12 यूनिट्स या 12 किलोमीटर, एंड स्पीड्स आर 2 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कांस्टेंट है 12 मान लिया, विच इज द एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 4।
टाइम क्या होगा? टाइम इज डिस्टेंस बाय स्पीड। अगर 12 डिस्टेंस है और अगर 2 यूनिट स्पीड है तो 12/2 6 होगा टाइम, 12/3 4 होगा टाइम, 12/4 3 होगा टाइम। टाइम का रेशियो होगा 6:4:3। ये दूसरा सोचने का तरीका है। तीसरा सोचने का तरीका, डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 2 3 4, ये स्पीड है। अब आंसर वो होगा जब हम इंडिविजुअल टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहे। ये देखिए 2 × 2 इज 4, 3 × 3 इज 9। ये आंसर गलत हो गया, बिकॉज डिस्टेंस इज स्पीड इन टाइम। मल्टीप्लाई करते जाओगे डिस्टेंस कांस्टेंट आना चाहिए। 2 × 4 इज 8, 3 × 3 इज 9, ये भी गलत हो गया। 2 × 4 इज 8, 3 × 3 इज 9, ये भी गलत हो गया। 2 × 6 इज 12, 3 × 4 is 12, 4 × 3 is 12। ये आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन गलती हो जाती है, इसलिए इस क्वेश्चन को लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 22, A and B do a piece of work in 6 days and 8 days respectively. With the help of C, they complete the work in 3 days. तीनों मिलकर 3 दिन में काम करते हैं। With the help of C, they complete the work in 3 days and earned 1848 rupees. What was the share of C? इसको सबसे अच्छा तरीका करने का है, LCM मान लेते हैं। देखिए LCM of 6, 8 and 3 will be 24। Let's say 24 यूनिट्स काम था, 24 यूनिट्स काम था, जिसको ए अकेले 6 डेज में करता है। 24 यूनिट्स ए 6 डेज में करता है, तो 1 डे में 24/6। 1 डेज वर्क ऑफ ए इज 4 यूनिट्स, 1 डेज वर्क ऑफ बी इज 3 यूनिट्स, बिकॉज बी इज 24 को 8 डेज में करता है। एंड 1 डेज वर्क ऑफ ए बी सी, तीनों मिलकर ये सारा काम 3 दिन में करेंगे। तो 1 डे में कितना करेंगे? 24/3, 8 यूनिट्स। तीनों मिलकर एक दिन में 8 यूनिट्स करते हैं, जिसमें से 4 यूनिट्स ए करता है, 3 यूनिट्स बी करता है, तो 4 + 3 is 7। तो सी करेगा 1 यूनिट, बिकॉज 4 + 3 + 1 is 8। तो ये इनकी एफिशिएंसी होगी और उनको पैसा भी उनके एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेगा। तो एक दिन में ए करता है 4 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट, सी करता है 1 यूनिट। इसी रेशियो में ये वाला अमाउंट डिवाइड होगा। सो सी विल गेट 1 out of total parts 4 + 3 7 + 1 8, 1 out of 8 of this. So my answer is 1 of 8 of this. So 8 × 2 is 16, 2 4, 8 3s are 24, 8 1s are 8. 231 rupees is the amount, the share of C. Clear? Question number 23. The speed of a boat in still water is 18 km/h and the speed of current is 6 km/h. In how much time, in hours, will the boat travel a distance of 90 km upstream and the same distance in downstream? So total time निकालना है, distance by speed. Downstream speed हो जाएगा 18 + 6 24, upstream speed हो जाएगा 18 - 6 12। ये आंसर है बस। सो अगर इसमें से 90/12 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2 + 1 और 90/12 × 3/2। This will be 3 × 4, 2 × 45. My answer is 45/4 hours, which is 11.25 hours. ये B option will be the correct answer. Easy, direct formula, nothing else. D/S टाइम जो है डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में दोनों को ऐड कर दिया, मेरा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, a car can cover a distance of 4 hours at a speed 60 km/h. Then by what % should the speed of car be increased to cover the same distance in 2.5 hours?
ठीक है, डिस्टेंस सेम है, जो स्पीड का रेशियो होगा उसका उल्टा टाइम का रेशियो होगा। ए कार कैन कवर डिस्टेंस इन 4 hours with a speed of 60 km/h. Then by what percentage the speed should increase to cover the same distance in 2.5 hours? 2.5 hours. डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशियो टाइम का रेशियो उल्टा होगा। टाइम का रेशियो है 4:2.5, तो ध्यान दीजिए 4:2.5। लेट्स मल्टीप्लाई दिस बाय 2 इंटीजर करने के लिए, 4 2 8, 2.5 into 2 5। तो टाइम का रेशियो है 8:5, 8:5। स्पीड का रेशियो होगा 5:8, 8:5, 5:8। तो पहले स्पीड 5 अब 8, तो पहले 5 अब 8, इंक्रीज कितना हुआ 8 - 5 3 का इंक्रीज है ऑन अ बेस ऑफ 5। माय आंसर इज 3/5। 1/5 इज 20%, 3/5 इज 60%, एंड दिस इज द आंसर। ये तरीका है रेशियो से। अगर ये समझ में नहीं आता है, डिफिकल्ट लगता है, तो आपको ऑब्वियसली स्पीड फाइंड करना पड़ेगा और फिर 60 से कंपेयर करना पड़ेगा। वो भी मैं करवा देता हूं जल्दी से, फटाफट वो भी मैं करवा देता हूं। बोल रहे होंगे सर, बच्चे बोल रहे होंगे सर समझ में आ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं समझ में आएगा उनके लिए भी जरूरी है इजी मेथड बताना या फॉर्मूला मेथड बताना, लेकिन फॉर्मूले से आप हटो। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम, तो पहले स्पीड है 60, टाइम है 4, अभी स्पीड फाइंड करना है, टाइम है 2.5, बस। तो नया स्पीड हो जाएगा 60 × 4 डिवाइड बाय 2.5। 2.5 को लिख लेते हैं 5/2। दिस इज 5 × 12, दिस इज 12 × 2, 24 × 4, 96। तो पहले स्पीड है 60, अब है 96। कितने परसेंटेज आ रहा है डिफरेंस? 96 - 60 इज 36, डिवाइड बाय ओरिजिनल वैल्यू 60 × 100। फिर ऐसे करोगे। अब ये बच्चों वाला काम है सर, हम भी बच्चे ही हैं, बट ये बहुत ज्यादा छोटे बच्चों वाला काम है। अब आप बड़े हो गए हो, तो 6 × 6, 6 × 10, 60% will be the answer. You should learn to solve with the help of ratio method. Last question for the session. Pipes A and B can fill a tank in 10 minutes and 20 minutes respectively, while pipe C can empty it in 40 minutes. If all three pipes are opened at the same time, how long will it take to fill the tank? पाइप A 10 मिनट में फिल करता है, B 20 मिनट में फिल करता है, प्लस वर्क है, पॉजिटिव वर्क, और C 40 मिनट में खाली करता है, नेगेटिव वर्क। तीनों पाइप्स ओपन है। लेट्स से द टोटल कैपेसिटी ऑफ द टैंक इज 40 लीटर्स, विच इज एलसीएम ऑफ 10, 20 and 40, ये हम मान लेते हैं। अब A 40 लीटर्स को 10 मिनट में भर देता है, तो 1 मिनट में 4 लीटर। 40 लीटर्स को B 20 मिनट में, तो 1 मिनट में 2 लीटर। 40 लीटर्स को 40 मिनट्स में C खाली करता है, तो 1 मिनट में 1 लीटर खाली करता है। तीनों अगर पाइप्स ओपन है, तीनों पाइप ओपन है, हाउ लॉन्ग विल टेक टू फिल द टैंक? तीनों पाइप ओपन है, तो नेट एडिशन कितना हुआ? 4 + 2 is 6, राइट, एंड -1 is 5। तो 1 मिनट में 5 लीटर फिल होगा जब तीनों पाइप्स ओपन है, बिकॉज 3 नेगेटिव वर्क कर रहा है। तो 4 इनपुट, 2 इनपुट, 1 आउटपुट, 1 इज नेगेटिव वर्क। सो 4 + 2 is 6, -1 5। सो 5 लीटर्स फिल होता है 1 मिनट में। तो 40 लीटर्स के लिए 40/5, 8 मिनट्स, 5 8 40। दिस इज द आंसर। क्लियर गाइस? So this brings us to the end of this session. Wish you best always, guys. Keep on learning, keep on growing. पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, ये मंत्र होना चाहिए। God bless you. Thank you.